पिछले 2 दिनों में देश में अब तक सबसे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। सिर्फ छत्तीसगढ़ में एक दिन में ही 170 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर घर वापसी कर ली है। बहुत बड़ी खबर है, पूरे देश के लिए आज की ये सबसे बड़ी खबर है और इसीलिए कह रहा हूं 2025 में ही खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। 2025 में ही खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी खबर दिखाता हूं, लेकिन आज बात सबसे पहले दम तोड़ते नक्सलवाद की करूंगा। गृह मंत्री के संकल्प और भावुक अपील के बाद नक्सलियों ने हथियार छोड़ने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले विस्तार न्यूज ने ही आपको बताया था कि नक्सली हथियार छोड़ने वाले बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। नक्सली हथियार क्यों छोड़ रहे हैं, आखिर नक्सलियों ने घर वापसी का फैसला क्यों किया है, आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और वो खबर क्या है, ब्रेक कीजिए। वो खबर क्या है, छत्तीसगढ़ में एक दिन में 170 नक्सलियों का सरेंडर। एक दिन में 170 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। रुपए समेत 170 नक्सलियों की घर वापसी हुई है। विजुअल बहुत डरावने हैं, तस्वीर बंदूकों के साथ है। एक दो नहीं बल्कि कई नक्सली, 170 नक्सली आपको दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2 दिनों में 258 ने छोड़ी हिंसा, 258 ने छोड़ी हिंसा। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने अबू झमाड़ और उत्तर बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर है ये। ब्रेक कीजिए, बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर है ये। आज इसी पर बात होगी, आज इसी पर बात होगी। सुबह से हमारी टीम बस्तर से लेकर रायपुर तक पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रही है। हमारे सहयोगी रौनक शिवहरे और संजय ठाकुर आपको हर तस्वीर बता रहे हैं बस्तर से, और राजधानी रायपुर से स्टूडियो से हर खबर का विश्लेषण कर रहे हैं रवि मिरी। बहुत बड़ी खबर यह है, बहुत बड़ी खबर है कि जो इलाका भारत में लाल आतंक का सबसे बड़ा केंद्र रहा हो, उस इलाके को अब नक्सल मुक्त घोषित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। नक्सलवाद को जो जानता है, नक्सलवाद को जो करीब से देखा है, वो ये समझता है कि माड़ क्षेत्र का नक्सल मुक्त हो जाना यानी प्रदेश से नक्सलियों का खात्मा हो जाने जैसी बात है। यहां किसी का इंटरव्यू लगा हुआ अभी, चलिए आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से ये बताऊंगा कि जो इलाका भारत में लाल आतंक का सबसे बड़ा केंद्र रहा, 40 सालों तक नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहा, जहां की आबो हवा पर सिर्फ और सिर्फ लाल आतंक का कब्जा रहा, वो इलाका आज नक्सल मुक्त हो गया है। इस तारीख को, इस समय को और इस बुलेटिन को दर्ज किया जाएगा इतिहास में। पूरे देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण हुआ है, सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण हुआ। और विस्तार न्यूज पूरे देश में एकमात्र चैनल है जो लगातार नक्सलवाद के खात्मे की हर बारीकी को विस्तार से दिखा रहा है। आज से नहीं, गृह मंत्री के ऐलान के बाद से, और लगातार बता रहा है कि सरकार के संकल्प और जवानों के एक्शन से किस तरह नक्सलवाद खत्म हो रहा है। लेकिन जो नक्सली, देख लीजिए स्क्रीन, लेकिन जो नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं, उन्होंने विस्तार न्यूज को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में शामिल सबसे बड़े नक्सली का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विस्तार न्यूज के पास आया है, जो आपको आज सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले विस्तार न्यूज को नक्सलियों ने क्या कहा था, इन्हीं रुपेश ने क्या कहा था,
इसके बारे में बात कर लेते हैं। बस्तर टॉकीज के मेरे सहयोगी, मेरे परम मित्र रानू तिवारी ने अप्रैल महीने में नक्सलियों के सीसी मेंबर रुपेश से बातचीत की थी। तब रुपेश ने विस्तार न्यूज पर भरोसा नहीं किया था और विस्तार न्यूज के बारे में मेरे बारे में अनर्गल बातें कही थी। सबसे पहले क्या कहा था बस्तर टॉकीज को दिए इंटरव्यू में, आप ये सुनिए। कगार के लिए जो उकसाने वाला विस्तार वाला जो है, ऐसे वालों को तो नहीं बुला सकता हूँ ना, ऐसा चैनल वालों को तो बुला के नहीं बात कर सकता। कौन सा चैनल? कोई तो विस्तार करके बात करे, इधर उधर घूमते रहते, क्या नाम है उनको, इधर घूमते उधर घूमते। ज्ञानेंद्र तिवारी। हाँ वो तिवारी, हाँ वो भी आपका तिवारी है। हाँ, ऐसे वालों को तो नहीं बुला सकते ना। हाँ मुझे उनका काम हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हो सकता है, पता नहीं मुझे उनके बैकग्राउंड ऐसा नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब होना है। वही खुद कर रहे कि जंगलों में का बुझमाड़ पहाड़ों में छड़ के वही मार रहे करके ऐसा बोलते रहते ना। अभी पूरा कल यह करने वाला है, वो करने वाला है। एक दिन आके डीआरजी साथियों से, वो लड़ाकों से घूमने से पता चलेगा, एक दिन घूमने से पता चलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता लोग जो बोल रहे हैं ना, अपना बच्चे लोगों को भेज दो डीआरजी वालों के साथ, बस्तर फाइटर्स के साथ 2 दिन के लिए एक अभियान में, तब बोल सकते हैं आप लोग अरे इतना बड़ा समस्या को परिष्कार कर रहे नक्सली, इतना दुर्दांत लोग हैं, इन लोग कुंकार लोग हैं, इन लोगों को मार रहे करके आप लोग बता रहे ना स्टूडियो में बैठ के। अरे फिर आप लोग खुद उतरो ना, खुद उतरो, अपने बच्चों को भेज दो उन लोगों के साथ। समझ उस समय रुपेश ने हम पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज रुपेश का इंटरव्यू करने वाला पहला चैनल विस्तार न्यूज। विस्तार न्यूज ने ही सरेंडर के वक्त रुपेश को अपनी बात रखने का मौका दिया। विस्तार न्यूज ने हमेशा कहा कि जब भी नक्सली अपनी बात रखेंगे तो विस्तार न्यूज उनकी पूरी बात निष्पक्ष तरीके से दिखाएगा। तो सबसे पहले देखिए आज नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर और DKSZC प्रवक्ता टकपल्ली वासुदेव और रुपेश ने विस्तार न्यूज संवाददाता रौनक से क्या बातचीत की है। रुपेश ने कहा है कि सरकार ने हमारी 3 मांगे मानने का आश्वासन दिया है। 3 मांगे मानने का आश्वासन दिया है सरकार ने। पहला, मूलवासी बचाओ मंच से प्रतिबंध टूटेगा। दूसरा, सरेंडर करने वाले नक्सली DRG में शामिल नहीं होंगे। और तीसरा ये है कि जेल में बंद नक्सल साथियों से बातचीत होगी और रिहाई भी होगी जिन पर गंभीर आरोप नहीं है। इसके अलावा रुपेश ने कहा है कि हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं बल्कि सशस्त्र संघर्ष रोक रहे हैं। मिस्टर रुपेश, आपकी बात को शब्दशः सुना रहा हूं, बाद में आरोप मत लगा दीजिएगा कि वो कुछ भी बोलते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, मैं वही तिवारी हूं जिसका जिक्र आप रानू तिवारी से कर रहे हैं। मेरे स्टूडियो में चलने फिरने को लेकर आपको आपत्ति थी और आप भगवान का लाख लाख शुक्र मनाइए कि आप जंगल में विस्तार न्यूज के इर्द गिर्द चल रहे हैं। सरेंडर को लेकर क्या कह रहे हैं रुपेश, आपको पूरी बात सुनाएंगे, एक एक करके सुनाएंगे। जितनी बात आपने कही है एक शब्द न काटेंगे न छांटेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको ये रुपेश बता दूं कि आप आइए जंगल से बाहर, हमारी और आपकी बहुत जमेगी, बहुत ठनेगी। याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी क्रांतिकारी हूं, लेकिन लोकतांत्रिक क्रांतिकारी हूं। इसलिए कह रहा हूं आप आइए, हम आप बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन पहले सुनाता हूं कि आपने क्या कहा है आज। सुनाइए। बीते दिनों माओवादियों के द्वारा शांति वार्ता की एक पत्र जारी किया गया, जिस शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए स्मार्ट डिवीज़न में एक वार्ता का रूप लेकर सरकार से वार्ता कर किन किन विषयों पर चर्चा की गई और किस विषयों पर सहमति बनी, और लगभग 100 से ज़्यादा माओवादी कैडर इस वार्ता को सहमत कर आज एक शांति की राह की ओर निकल रहे हैं। और वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे कैसे प्रक्रिया हुई है, जानते हैं। हमारे साथ जो है सतीश जो यहाँ के FZC मेंबर और CC में मेंबर हैं, ये बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी। किस किस विषय पे वार्ता हुई है? शांति वार्ता के लेकर प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अभी शांति वार्ता तो नहीं है। हाँ, जो हमने जैसा पहले से मांग रखते आ रहे शांति वार्ता के लिए, बाहर से साथी लोग भी, जनवादी लोग, जनता जो मांग कर रहे थे, उस हिसाब से तो शांति वार्ता नहीं हुआ। लेकिन हम जो निर्णय लिया, सशस्त्र संघर्ष को विराम करने का निर्णय लेते हुए
फिर सरकार के हमारा मांगों को लेकर सरकार के पास हमारा मांग सरकार के सामने रखे, तब सरकार ने हमारा मांगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम ज़रूर आप लोगों को मांगों के बारे में सोचेंगे करके बताया। हम किसी जरिए से जो सरकार के साथ बात किए, उसमें मुख्य विषय हम आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट जैसा है वो मुख्य मांगे 3 मान लिया सरकार ने। उसमें से एक है यहाँ जनवादी तरीके से कानून के तहत काम करने वाला मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे 1 साल पहले, और कहीं उस मंच के नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में बंद किया गया। उस मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर अभी 1 साल होने का है। 1 साल के बाद अभी जो समय ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको अपडेट करने का, आगे फिर प्रतिबंध को जारी ना रखने का निर्णय सरकार ने लिया। मतलब प्रतिबंध हटाया गया, हटाने का निर्णय सरकार ने लिया। वो आश्वासन दिया सरकार ने, विजय शर्मा जी ने आश्वासन दिया। यानी सब लोग उन लोग बात करने के बाद विजय शर्मा जी के तरफ से हमें आश्वासन दिया गया। और दूसरा है, बहुत बड़ा अड़चन के रूप में है जो आत्मसमर्पण करने वालों को यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस फोर्स में, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स DRG में, नक्सल विरोधी अभियानों में भर्ती इस्तेमाल कर रहे। उसे लेकर हम इसको, हमें तो ऐसा नहीं रहेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, हमें उसमें भर्ती नहीं होंगे, ये शर्त, ये मांग रखे थे हमने। उसके लिए भी सरकार ने मान लिया, वो हमारे लिए वो लागू नहीं होते, मान लिया। और तीसरा हमारा साथी लोग कई अलग अलग पार्टी, PLGA, संयुक्त मोर्चा संबंधित कई साथी लोग, कई ग्रामीण लोग भी, यानी हमारे साथ संपर्क के नाम से आरोप से जो जेलों में बंद किए, उन लोगों को रिहा करने के बारे में भी हम मांग रखे। कुछ गंभीर केसेस रहने वालों को छोड़ के, खासकर मुख्य रूप से सरकार ने जो मान लिया, हमारा जो विचार है, अभी हमने जो निर्णय लिया, हमने जो तय किया, इस निर्णय से सहमत होने वाला जो लोग हैं, उन लोगों को ज़रूर रिहा करने के लिए सरकार की तरफ से मदद करेंगे करके आश्वासन दिया। उसके लिए जो प्रक्रिया भी है, हम खुद जाके उन साथियों से, जेलों में जाके उन साथियों से बात करने का मौका देने का भी आश्वासन दिया। और उन लोगों का केसेस के बारे में भी हम प्रत्यक्ष रूप से रहते हुए कोर्ट के जरिए ही जमानत दिलाने का, उन लोगों को बाहर लाने का प्रक्रिया भी चलाएंगे। और एक बात है आत्मसमर्पण का, ये तो आत्मसमर्पण नहीं है, हम इसे आत्मसमर्पण नहीं मान रहे। हम हथियार छोड़ के जनता के बीच में जनता का समस्याओं को लेकर काम करना चाहते। इसके लिए भी सरकार ने स्वीकार कर लिया, सम्मानजनक तरीके से ही हम व्यवहार करेंगे। हम इसे उस रूप में, आत्मसमर्पण के रूप में नहीं देखने के बाद भी कहा, ये भी एक विषय है। जी देखिए, पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों के कई पत्र सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ नक्सली शांति वार्ता के विरोध में। विस्तार न्यूज ने पहले ही कहा था कि नक्सल संगठन कई गुटों में बंट चुका है। ऐसे में रुपेश ने नक्सलियों के 2 गुटों में बंटने को लेकर भी विस्तार न्यूज से बातचीत की। रुपेश ने क्या कहा है, आज से लगभग 15 दिन पहले संजय के पास जाऊंगा, मैं संजय के पास जाऊंगा, और उसके बाद ये 15 दिन पहले जो हमने कहा था, 15 दिन पहले कैंप 2 से जरा जाइए, संजय के पास जाऊंगा, संजय और रवि, संजय मैं सुनाऊंगा इंटरव्यू, लेकिन कैसे आपकी वो भविष्यवाणी भूल जाऊं, कैसे मैं आपके कहे हुए उस बात को भूल जाऊं कि ज्ञानेंद्र सर, नक्सलियों में बहुत बड़ा दोफाड़ हो गया है। सबसे पहले इस देश में आपने और रौनक ने इस खबर को ब्रेक किया था कि नक्सलियों ने अंदर जंगल में अब आपस की बहस कर ली है, और वो बहस पत्र के रूप में आया था। सबसे पहले इस देश और दुनिया को आपने ही बताया था, और आज रुपेश इस बात को मान रहा है। संजय, बिल्कुल, देखिए, जब वेणुगोपाल राव ने पहली बार ये कहा था कि हम हथियारबंद संघर्ष को छोड़ने वाले हैं, इसके बाद
तुरंत ही तेलंगाना स्टेट कमेटी का एक लेटर आता है, जगन लेटर जारी करता है और कहता है कि ये सोनू दादा के निजी विचार हैं। इसके बाद वो ये भी कहता है कि जो हथियार लेकर सोनू दादा ने समर्पण किया है गढ़चिरौली में, वो हथियार लेकर अगर वो पुलिस के पास जाते हैं तो हम अपने हथियारबंद लड़ाकू को आपके पीछे छोड़ेंगे। ऐसे में साफ हो गया था कि अब नक्सलियों के बीच भी खूनी संघर्ष शुरू हो सकता है। यही वजह है कि नक्सलियों के एक धड़े ने पुलिस के पास लौटना या फिर सरकार के पास लौटना मुनासिब समझा। यही वजह है कि गढ़चिरौली पहले सोनू दादा ने समर्पण किया। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर बस्तर में 50 नक्सली कल जंगलों से बाहर निकलते हैं, लेकिन आज तो इतिहास ही रच दिया गया है, क्योंकि रुपेश के नेतृत्व में 158 नक्सली लगभग 70 से ज़्यादा हथियार लेकर जंगलों से बाहर निकले हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मुझे लगता है इसके ऊपर एक फिल्म बन सकती है, क्योंकि बहुत ही नाटकीय तरीके से जब सब कुछ हुआ, पुलिस जो आज तक इस नदी में जब भी वो पार करती थी, नक्सलियों की तरफ से फायरिंग आती थी, पुलिस ने अपनी नाव भेजी। पुलिस की नाव में नक्सलियों को वो हाथ पकड़ के बैठा रहे हैं। इसके बाद पुलिस की नाव से उन्हें वापस लेके आ रहे हैं। पुलिस उनकी मदद कर रही है, पुलिस उन्हें नाव से बाहर उतार रही है, और तब भी वो नक्सली अपने कंधों पर बंदूक लटकाए हुए हैं। सोचिए ये तस्वीर किसने इमेजिन की होगी, किसने सोचा होगा कि एक ही समय में, और पुलिस के हाथ में बंदूक नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो जो वीडियो आप देखेंगे ध्यान से, उसमें आपको नजर आएगा कि पुलिस ने अपनी बंदूकें रख दी है। हालांकि पुलिस ने वहां पे आरोपी पार्टी लगाई थी, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद थे, जो टीआई मौजूद थे, वो अपने हाथों में बंदूक नहीं रखे थे, ताकि नक्सलियों को विश्वास हो पाए कि हम इस बार बातचीत करना चाहते हैं। और देखिए दोनों ही पक्षों ने कितनी समझदारी दिखाई, और एक झटके में ये बहुत बड़ी तस्वीर है। सोचिए इसी पुलिस और इसी नक्सली, इसी माओवादियों का सामना होता और आमने सामने बंदूक होती तो क्या होता। खून की होली खेली जाती थी उस बस्तर में। इस बात को समझना पड़ेगा संजय, इस बात को समझना होगा कि आज हमने अपने बुलेटिन के सारे नियम कायदे तोड़ दिए। आज हमने अपने बुलेटिन में कोई देश की खबर नहीं दिखाई, क्योंकि ये देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि बंदूक लेकर, और जो बात संजय आपने कही, बंदूक लेकर पुलिस के साथ नक्सली चल रहे हैं। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को समझना होगा, इस बदलाव को समझना होगा। मैं आऊंगा संजय, रवि, लेकिन लगातार स्टूडियो में जो खबर आपके पास संजय भेजते थे, उन खबरों को लड़कर जिद करके आप और सूर्यांश इस बात को कहते थे कि नहीं सर, यह खबर बहुत बड़ी है। मैं छत्तीसगढ़िया हूं, मैं छत्तीसगढ़ में पला बड़ा हूं, मैं इस प्रदेश की बदनामी का दाग मिटते देखना चाहता हूं। आपकी वो जिद, आपका वो संकल्प आज दिखाई दे रहा है कि एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते आपके चेहरे पर जो सुकून दिखाई दे रहा है, इस बात को मैं महसूस कर पा रहा हूं। रवि, इस लड़ाई को हम सब महसूस कर पा रहे हैं। ये जो संजय ब्रीफ कर रहे थे, ये संजय ब्रीफ कर रहे थे इस तस्वीर को कि वही आदिवासी, वही मूलवासी, वही बस्तरवासी जो भटका हुआ था, अब उसका खून नहीं बहेगा। वो हमारे आपके बीच आकर, हो सकता है कि कोई विस्तार न्यूज का एक माइक भी पकड़ेगा, जैसा आप पकड़े हैं रवि। इस तस्वीर को देखकर कितना सुकून मिल रहा है आज। ज्ञानंद जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि बस्तर के जंगल में अब आदिवासियों का खून नहीं बहेगा। बस्तर के जंगल में अब तक आदिवासियों का खून बहता था, चाहे वो नक्सली हो या डीआरजी के जवान, दोनों तरफ आदिवासी होते थे और दोनों तरफ बस्तर के आदिवासियों का खून बहता था। लेकिन अब ये शांति वार्ता या हो या कोई भी जरिया हो, लेकिन अब बस्तर में खून नहीं बहेगा। और एक तस्वीर जो हम आज इस पर चर्चा करनी है जरूरी है, क्योंकि हमने देखा था कि बस्तर में जब एनकाउंटर होता था तो जवान अपने कंधों पर नक्सलियों का 100 लेकर आते थे, लेकिन उसी तर्ज पर आप देखिए आज नक्सली उन्हीं रास्तों पर, उन्हीं पगडंडियों पर हथियार लेकर खुद सरेंडर करने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। बस्तर में शांति के लिए, बस्तर में खून ना बहे, इसके लिए नक्सलियों ने भी अपने तरफ से अपनी मानवता उन्होंने दिखाई है। पहली बार मानवता दिखाई है। इससे पहले उनका की तरफ से कोई मानवता की तस्वीर देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन पहली बार उन्होंने भी मानवता दिखाई है। इसीलिए सरकार ने शायद उनसे बात करने के लिए सहमति जताई और सरेंडर के लिए मान गए। लेकिन 2 गुट जो संजय ने बहुत पहले अनुमान लगाया था, मुझे लगता है कि जब मेरे सहयोगी की कही हुई एक बात पर मुहर लगे ना रवि, तो इस सबूत को दिखाना चाहिए। हमारी विश्वसनीयता, हमारी खबर और हमारे खबर पर अड़े रहने का संकल्प दिखाना चाहिए। जो संजय ने 15 से 20 दिन पहले कहा था, वो आज रुपेश भी मान रहे हैं। कैसे 2 गुटों में बट चुका है नक्सल संगठन, कैसे बट चुका है, सुनिए जरा, सुनिए।
ये माओवादियों के आंदोलन का एक बदलता स्वरूप है जो इस वार्ता के जरिए बड़ी थी। लेकिन इस वार्ता में ये भी बातें हैं, क्या माओवादी दो गुट में बढ़ गए, इस तरीके की बातें भी आई। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? हाँ, सही है। हमने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का निर्णय लिया, उसको तो और बहुत विस्तार से बात करना पड़ेगा, लेकिन ये इससे विरोध करते हुए सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का निर्णय कुछ साथी लोग हमने उस निर्णय जो जारी है अभी उसी को जारी रखने का अड़े हुए है। ऐसा दो गुटों में हुआ करके ही समझ सकते। इतना ही नहीं, सोनू और रुपेश के सरेंडर का बाकी नक्सली गुटों पर क्या असर होगा, रुपेश ने ये भी बताया है। जरा ये भी सुनाइए। ऐसे आदिवासी हित में कुछ विषयों को लेकर सरकार से सहमति बनी है, क्या दूसरा गुट भी इससे प्रभावित होगा? जरूर होना चाहिए। सरकार ने अमित शाह जी ने या सरकार ने कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं थे, हमारा मांगों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन अभी तो कुछ समस्याओं को लेके सरकार ने मान लिया और आगे जो समस्या है उसके ऊपर भी हम काम करने के लिए भी सरकार मौका देने का आश्वासन दे रही। ऐसा इसे लेकर तो प्रभावित होना ही चाहिए, होंगे जरूर। जी, ये माओवादियों के एक आंदोलन था जो लंबे समय से बस्तर पर चल रहे थे। बस्तर में इस आंदोलन का एक बदलता स्वरूप है जो आज एक शांति की राह पर। रुपेश के साथ महिला नक्सली कमांडर रनीता से भी हमारे साथी रौनक ने बात की है। रनीता अबू जमाड़ डिविजनल कमेटी की सेक्रेटरी हैं। रनीता अबू जमाड़ की सबसे बड़ी नक्सल कमांडर थी। इसी ने कुछ दिन पहले पत्र लिखकर कहा था कि 15 अक्टूबर तक हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और सरकार से बातचीत कर हथियार डाल देंगे। विस्तार से बातचीत में क्या कह रही हैं रनीता, ये भी सुनिए। एफजेडसी मेंबर हैं, उनसे भी बात करते हैं जिन्होंने इस पत्र का समर्थन दिया था। दीदी नमस्कार। नमस्ते जी, आपने भी पत्र का समर्थन दिया था, कैसे आपको लगा कि हमें इस राह पर सोचना चाहिए, कैसे आपने इस पर विचार किया, क्या लगा आपको? कि अभी की जो देश और दुनिया की परिस्थिति बदलती हुई परिस्थिति में और दुश्मन के जैसे पुलिस दमन की स्थिति में जो हम अभी कर रहे हैं, जिस आंदोलन में जो जितना भी कर रहे हैं, लेकिन वो मेल नहीं खा रही है। तो इसके वजह से इस बदलती हुई परिस्थिति के तहत हमने जो हमारे पुलिस ब्यूरो कॉमरेड सोनू दादा ने अपने कैडर के लिए और जनता के लिए जो अपील पत्र जारी की थी, और इसके पहले हमारे पार्टी की महासचिव ने भी लगभग 2025 अप्रैल में उस समय प्रेस मीट में दिए थे। तो फिर इसको भी हमने समर्थन किए कि चर्चा करके अभी के जो बदली हुई परिस्थिति में जब हम आज जो संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष को हमने आगे ले जाने के लिए, यानी कि उसमें सकारात्मक नतीजा लाने में बहुत सारे दिक्कतें हैं, इसलिए हमें ज़रूरी बदलाव लाना चाहिए करके। तो इसी हिसाब से आज भी हम जो सोनू दादा ने जारी किए उसी लाल आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि अबू जमाड़ और बस्तर, उत्तर बस्तर पहले आतंक का गढ़ हुआ करता था, आज नक्सल आतंक से मुक्त घोषित कर दिया गया। अब थोड़े बहुत नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारे सुरक्षा बल जल्द ही खत्म कर देंगे। सबसे बड़े सरेंडर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बधाई दी है और कहा है कि उत्तर बस्तर और अबू जमाड़ नक्सल मुक्त हुए। बस्तर में शांति और विकास का नया युग शुरू हो रहा है। देश भर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान को ऐतिहासिक सफलता मिली है। इस सफलता पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, आपको सुना देता हूं, सुनिए। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं
जो पुनर्वास करते हैं उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। संजय और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।